शारदा घर पे ही गुस्से से इधर उधर टहल रही थी। अनामिका दुखी थी और अपनी सासू माँ को देख रही थी। ठीक उसी वक्त बाप बेटा काम से घर लौट आते हैं। मैं घर पे रह रह के बोर हो जाती हूँ, इसीलिए कहा था कि टेलरिंग सीखूंगी। आपने इस बात पे कुछ कहा क्यों नहीं? देखो शारदा, तुमको सीखना है सीखो। मैं इसके लिए तुम्हें ना नहीं कहूँगा, लेकिन उसके लिए दूध और टिफिन बंद। मैं जब टेलरिंग सीख के पैसे कमाऊंगी ना, तब मैं तुम्हें बताऊंगी मैं कौन सी चीज हूँ। पहले तुम जाके सुई में कैसे धागा डालते हैं सीखो, फिर बताना तुम चीज क्या हो। पिताजी जाइए, जाके हाथ पैर धोइए, मैं गर्मा गर्म खाना लगाती हूँ। सुनो बहू, तुम सासू माँ का नाश्ता और दूध का पैसा काट लो और वो टेलरिंग के लिए दे दो। ठीक है पिताजी। ऐसा कह के अनामिका डाइनिंग टेबल की तरफ चली जाती है। फिर प्रसाद, रमेश और शारदा तीनों भोजन करने के लिए बैठ जाते हैं। सभी लोग खान पान खत्म करके अपने अपने कमरे में सो जाते हैं। अगले दिन शारदा एक बोर्ड देखती है, यहाँ पे सिलाई बुनाई सिखाई जाती है, वहाँ पे जाती है। शारदा को देखकर दुकान के मालिक ने सोचा ये मालदार पार्टी है। क्या आपके मालिक यहाँ पे नहीं है? मुझे देख के मालिक नहीं लग रहा है क्या? अरे अरे, आप ही है क्या? मुझे ना टेलरिंग सीखना है यहाँ पे। आपको टेलरिंग सीखने की क्या जरूरत? क्यों ऐसा कह रहे हैं? वो बात नहीं, आप टेलरिंग सीखकर क्या करेंगी ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। मैं घर पे बोर हो गई हूँ, हंसी मजाक में टेलरिंग भी सीख लूंगी, यही सोच के मैं यहाँ पे आई हूँ। उनकी बातें सुन के मालिक बताते हैं कि किस वक्त उन्हें आना है और कितने पैसे पेमेंट देना है। शारदा ने भी हाँ कहकर कुछ पैसे पेमेंट कर दिया। देखिए, आप उस मशीन के पास जाके बैठ जाइए, मैं आके आपको बताता हूँ। ऐसा कहने के बाद शारदा एक मशीन के पास रखी हुई स्टूल पे जाके बैठ जाती है। उसके आगे पीछे कई लोग टेलरिंग का काम कर रहे थे। शारदा उन्हें बैठ के देख रही थी। तभी मालिक शारदा के पास आते हैं। देखिए, जैसी आप आती है, पहले मशीन पे लगे हुए सारे धूल को साफ करना है। वो बात नहीं है, पहले आप मुझे टेलरिंग सिखाइए। ये साफ सफाई वाला जितना काम है मेरी बहू अनामिका कर लेगी। आपके बहू यहाँ आकर मशीन की साफ सफाई तो नहीं करेगी ना। आप टेलरिंग सीखेंगी तो आपको साफ करना होगा ना। ये पहला काम है जो आपको करना होगा और करना ही होगा। चलिए कीजिए। ऐसा कहते हुए मालिक एक कपड़े का टुकड़ा देते हैं। अब शारदा के पास कोई चारा नहीं था, इसीलिए वो साफ करने भी लगती है। ये देखकर चलिए अब सुई में धागा डालिए। ऐसा कहकर वो टेलरिंग मशीन का सुई दिखाते हैं। शारदा देखती है पर उस सुई में धागा डाल नहीं पाती। आधा घंटा निकल जाता है। अब मालिक को बड़ा गुस्सा आता है। ये क्या, आधा घंटा हो गया, आप सुई में धागा नहीं डाल पाई, आप क्या टेलरिंग सीखेंगी? इससे बेहतर है कि आप हमारी जान ही ले ले। ये सुनकर शारदा को बड़ा गुस्सा आता है और वो सुई में धागा डाल देती है। खुद से ताली बजा के ऐसे खुश हो रही थी मानो कि एवरेस्ट की चोटी पर ही पहुंच गई हो। दुकान के सभी लोग उसे बड़े आश्चर्य होके देखने लगते हैं। सभी को देखकर शारदा ताली बजाना बंद करती है। मालिक चाहे कुछ भी कह ले, शारदा को फर्क ही नहीं पड़ता था। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। शारदा के बाद जो टेलरिंग सीखने आए वो भी सीख कर चले गए, लेकिन शारदा तभी भी सीखे ही जा रही थी। उसको सिखाते सिखाते मालिक परेशान हो चुके थे। एक दिन शारदा बुलाती है, मालिक उसके पास आते हैं। क्या हुआ, आपने बुलाया? आपने जैसे बताया मैंने ब्लाउज सिलाई किया, देखिए ना। ऐसा कहकर उसने मास्टर को एक कपड़ा दिखाया। वो देखकर वो हैरान रह गए। स्लीवलेस ब्लाउज ज्यादा पॉपुलर और डिमांड में नहीं है। जब ऐसा होगा तुम फेमस हो जाओगी। अरे अरे, ब्लाउज में बाजू ही नहीं लगाए, मैंने ध्यान नहीं दिया था, अभी लगा देती हूँ। कहकर वो जल्दी से बाजू लगाने लगती है। सिलाई के लिए लाया हुआ एक कपड़ा वो पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। ये देखकर मास्टर जी को बड़ा गुस्सा आ जाता है। जैसे बांध टूटने से पानी बाढ़ की तरह निकलने लगता है, उसी तरह गुस्से में वो शारदा को डांट फटकार लगाने लगे। ये सब सुनकर शारदा एक मुट्ठी बनाती है और गुस्से से टेलरिंग मशीन पे एक मुक्का लगाती है। मशीन टेढ़ी हो जाती है। ये देखकर मास्टर जी डर के पीछे आ जाते हैं। अब शारदा वहाँ पे ज्यादा देर रुकना नहीं चाह रही थी। इस बात को चैलेंज के तौर पे लेके वो वहाँ से सीधा अपने घर आ गई और आते ही किचन में चली गई। वहाँ मसाले के डब्बों में रखे पैसों को लेकर वो जाके सिलाई मशीन, कपड़े, धागा ये सब कुछ खरीद के सीधा घर ले आई। ये सब कुछ देखने के बावजूद अनामिका ने कुछ नहीं कहा।
अंधेरा हो चुका था। बाप बेटे की बुलाने की आवाज उसे सुनाई नहीं दे रही थी, बस वो कपड़े सीले जा रही थी। अगले दिन सुबह सुबह जब बाप बेटा काम के लिए चले जाते हैं तो शारदा एक बेकार का कपड़ा सिलती है और अनामिका को उसे पहनने को कहती है। ड्रेस नापसंद होने के बावजूद अनामिका पहन ली और सासू माँ के डर के मारे उसे पहन के वो बाजार भी चली गई। वहाँ सभी लोग उसे देखकर हंसी मजाक उड़ाने लगे। अनामिका को बड़ा गुस्सा आया। बहुत हंसी मजाक हो गया, अब अपना दांत अंदर करो और जाकर अपना काम पे दिमाग लगाओ। ऐसा वो सोच ही रही थी, तभी रास्ते में अनामिका की दोस्त संजू मिलती है। ये क्या अवतार है? अवतार 3। कहाँ से ऐसे कपड़े मिले तुम्हें और तुमने क्यों पहना है? तुम्हें अकल नहीं है? जानबूझ के ऐसा कपड़ा कौन पहनेगा भला? मेरी सासू माँ ने आज ये कपड़ा सिला है, इसका कुछ नाम भी रखा है, मुझे याद नहीं आ रहा है, पर इस कपड़े को पहनकर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, पर उनसे कैसे बचूं? वो इस तरह परेशान हो ही रही थी, तभी एक न्यूज रिपोर्टर को, जिसे अपने कवर पेज के लिए एक नई मॉडल की तलाश थी, अनामिका उसे बिल्कुल अलग लगी। देर न करते हुए उसने तस्वीर खींची और अपने न्यूज़पेपर को भेज दिया। छापने के लिए अनुमति लेने के लिए वो अनामिका के घर पे आया। शारदा ने ऐसा ड्रेस बनाया, इसलिए उसने बहुत तारीफ भी की। फिर उन्हें कुछ पैसे देकर न्यूज़पेपर पे छापने की अनुमति ले ली। इधर पैसे लेके शारदा ने हाँ कह दिया। वो मैगजीन छप के मार्केट में चली गई। अनामिका का चेहरा फेमस हो गया। अगले दिन मैगजीन से कुछ लोग अनामिका के घर आए। उन्होंने कहा कपड़ा बहुत ही स्टाइलिश है, इसीलिए वो फैशन डिजाइनर का आर्टिकल पेपर में छापना चाहते हैं। ये सुनकर शारदा बहुत खुश होती है। तब से सासू माँ शारदा का नाम फैशन डिजाइनर के तौर पे और बहू अनामिका का नाम मॉडल के तौर पे बहुत फेमस हो गया। बगान पे एक चेयर में बैठ के अनामिका खा रही थी। वो बहुत खुश थी। तभी उसकी सासू माँ शारदा वहाँ आती है। अरे बहू, जब तुम्हें देखो तुम खाती रहती हो। मैंने जिस बारे में कहा था उस बारे में कुछ सोचा? अरे सासू माँ, आपको दिखता है मैं खा रही हूँ, पर आपको ये नहीं दिखता है कि आपने जो कहा उस बारे में मैं कितना सोच रही हूँ। तुम्हारी सोच को मैं कैसे देख सकती हूँ? वो तो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है ना। अरे वाह सासू माँ, आप तो जीनियस है। ये बात मैं पहले से जानती हूँ बहू। अगर ऐसा है तो आसान तरीके से पैसे बनाने की बात आप सोच रही होती। कितना भी सोच लूं बहू, वही पुराने ख्याल ही आते हैं दिमाग में। नए तरकीब कुछ सोचते ही नहीं, चाहे मैं कितना दिमाग लगा लूं। इसीलिए तो मुझे पता रहता है मदद के लिए आप मेरे पास ही आएंगी। फिर देर ना करते हुए जल्दी बताओ, क्या है तुम्हारी तरकीब? मंदिर में आप किसे देखने के लिए जाती है ये बताइए। मंदिर में जाके हम देव देवी के दर्शन के लिए ही तो जाते हैं। नहीं सासू माँ, पहले हम देखते हैं सीढ़ियों पर बैठ के भिखारी भीख मांग रहे हैं, फिर हम चप्पल जूते भी देखते हैं। ये सब पार करके तब तो हम मंदिर के अंदर जाते हैं। हाँ, तो क्या हो गया? तो इस पे भिखारी और पैसे कमाने के बीच में क्या संबंध है? तुम्हारे मन में कोई नई तरकीब आ रही है या फिर तुम मजाक उड़ाने के लिए कह रही हो? अरे सासू माँ, मैं क्यों मजाक उड़ाऊं भला? मजाक उड़ाने की बात नहीं है, ना ही चमकदार साड़ी गहनों की बात है। बात है गन्ने के रस की। कहानी ना सुना के ऐसा कुछ कहो जिसे सुनकर मेरी आंखें बड़ी हो जाए। ये भिखारी अब हमारी वजह से पैसे कमा सकेंगे माँ जी। भिखारी कैसे हमारी वजह से पैसे कमा सकते हैं बेटा? अब मेरी बात ध्यान से सुनिए माँ जी। हम वो लोग हैं जो आशा करते हैं और बहुत मतलबी भी है। अगर हम बुरे हैं तो कोई बात नहीं, पर हमें ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब हमारे जान पहचान वाले अच्छे हो। वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो तो है बहू। आशा स्वार्थी, भिखारियों में भी ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, तो क्या? यही निवेश होगा उनका और इससे हम कमाएंगे। बहू, अच्छे से हिंदी में समझाओ ताकि समझ पाऊँ। सिंपल सासू माँ, हम भिखारियों के लिए ट्रेनिंग सेंटर खोलेंगे, वहाँ पे सब बंदोबस्त करेंगे। क्या कहा? भिखारियों के लिए ट्रेनिंग? अगर वो ये बात सुन लेंगे ना तो उन्हें लगेगा हम पागल हो गए हैं और हमें अस्पताल भेजना चाहिए। मैं कहकर मैं हल्की हो जाती हूँ और आप फंस जाती है। मैं कैसे फंस जाती हूँ बताओ? मैं नारियल का छिलका हूँ क्या? और तुम पतंग की तरह हल्की हो क्या, जो हवा में उड़ती फिरोगी? मैं वैसी नहीं हूँ बहू। तो आप कहना क्या चाहती है? मैं पतली हूँ तो आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं? नहीं बहू रानी, तुम तो पतली दुबली तार की तरह खूबसूरत हो। ये बात सुन के अनामिका खुश हो जाती है। तभी लगे हाथ शारदा ने पूछ लिया
कि ट्रेनिंग सेंटर में भिखारियों को ट्रेनिंग देकर वो पैसे कैसे कमाएगी। अब सासू माँ, मैं जो कह रही हूँ बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब जैसा मैंने कहा कि हम भिखारियों के लिए ट्रेनिंग सेंटर खोलने वाले हैं, तो आप भिखारियों के जुड़े फटे कपड़े पहनकर भीख मांगेंगे मंदिर के सामने। फिर मैं आपको नहीं पहचानती हूँ ऐसा भाव करके आपके कटोरी में पैसे देकर वहाँ से चली जाऊंगी। ये सुन के शारदा की आंखें गुस्से से बड़ी बड़ी हो जाती है। क्यों भाई, मैं क्यों बैठूं मंदिर के सामने फटे कपड़े पहन के भीख मांगने के लिए, और तुम क्यों अमीर बन के पैसे दे के वहाँ से जाओगी? अरे सासू माँ, पूरी बात तो मेरी सुन लीजिए। वैसे आपको सुनना है तो सुनिए, नहीं तो मत सुनिए। अगर आप बीच में इस तरह बोलने लगेंगी तो मैं भूल जाऊंगी कि मैं क्या बोलने वाली हूँ। ठीक है, कहो। जब आप पैसे देखेंगी तो आप खुश हो जाएंगी। आपके आस पड़ोस में बैठने वाले आपको आश्चर्य होकर देखेंगे। तब आप पूछेंगी, क्यों मैडम ने सिर्फ मुझे ही सारे पैसे देकर गई, तुम लोगों को कुछ नहीं दिया? फिर वो अपना सर हिलाएंगे। तब आपको बताना है कि सारा क्रेडिट मुझे नहीं, ये सब सास बहू की ट्रेनिंग को जाती है, जिन्होंने भिखारियों को ट्रेनिंग दी है कि किस तरह से भीख मांगनी चाहिए। समझ गई हूँ बहू, अब देखो तुम मैं क्या करती हूँ। ये कहकर शारदा अंदर चली जाती है। फिर एक अच्छा दिन देखकर सास बहू मिलके भिखारियों के ट्रेनिंग सेंटर के लिए वो बोर्ड लगा देती है। फिर परिकल्पना के अनुसार शारदा को फटे कपड़े पहन के मंदिर के सीढ़ी पे बैठ के वहाँ पे भीख मांगना था, जहाँ अनामिका थोड़ी देर बाद आती है और शारदा को पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। फिर शारदा आसपास के सारे लोगों को भिखारियों को जहाँ ट्रेनिंग दी जाती है उस सेंटर के बारे में बताती है, जिससे सभी लोगों को उस सेंटर के बारे में पता चलता है। वहाँ अनामिका को देखकर सभी लोग सच जानना चाहा। वहाँ अनामिका सभी लोगों को एक कमरे में बैठाती है और समझाने लगती है। अब तक जो आपके बगल में बैठा करती थी वो कोई और नहीं, मेरी सासू माँ है। नाम है शारदा। ये हमें इसलिए करना पड़ा क्योंकि मंदिर के सामने 10 लोग बैठ के भीख मांगते थे, जिनमें कुछ ही को पैसे मिलते थे और बाकियों को नहीं। जिन्हें पैसे मिलते थे वो खुश होते थे और जिन्हें नहीं वो दुखी होते थे और रोते थे। इस दुख को कम करने के लिए हमने इस ट्रेनिंग सेंटर को खोला है। अब आपको समझ में आया या अभी भी समझाना पड़ेगा? जैसे ही उन्होंने ये बात कही, सभी लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे। ये देखकर सास बहू मुस्कुराती है और खुश होती है। फिर सभी लोगों ने उन्हें थोड़े थोड़े पैसे दिए। उन्हें लगा कि उनके भीख मांगने के तरीके में अब बदलाव आएगा, इसीलिए खुशी खुशी सभी ने पैसे दे दिए। आप सभी को यहाँ देखकर हम लोग बहुत खुश हुए। अपने साथ साथ आप लोग अपनी जान पहचान के लोगों को भी लेकर आए, जिससे आप जो फीस देंगे उसमें कुछ कटौती भी हो जाएगी। जिन्होंने अपना नाम लिखवाया है आके अपना अपना फीस दे दे। शारदा ऐसा कहती है। फिर उन्हें एक कमरे में ले जाके वहाँ पे उन्हें बैठाती है। फिर वो भीख मांगने की सिनेमा और गाने लगाती है। इस तरह सास बहू की भीख मांगने की ट्रेनिंग सेंटर के बारे में सभी को पता चलता है। इस तरह कई लोग वहाँ आते थे, फीस देते थे, क्लास करते थे, भीख मांगने के गाने और फिल्में भी देखते थे। इसी तरह दिन निकल रहे थे। अब रोज रोज भिखारियों को वही एक ही गाना और एक ही सिनेमा दिखाया जा रहा था। अब चूंकि भिखारियों ने भी इतने पैसे दिए थे सास बहू को ट्रेनिंग के लिए और ट्रेनिंग के नाम पर बस वही एक ही चीज दिखाया सिखाया जा रहा था, तो सभी ने सोचा कि इस बार सास बहू से वो पूछेंगे। तभी एक दिन जिन लोगों ने पैसे दिए थे ट्रेनिंग के लिए, वो ट्रेनिंग सेंटर आके बड़े आश्चर्य होते हैं। ना वहाँ पे ट्रेनिंग का कोई बोर्ड था, ना वहाँ पे कोई जगह थी। ये देखकर तो सभी ने अपना सर पकड़ लिया और उधर दूसरी तरफ सास बहू दोनों मजे से पैसे गिन रही होती है। इस तरह पैसे कमाने का आसान तरीका अपना के सास बहू ने सभी को टोपी पहनाया।